हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आखिर क्या होती है। तो देखो, सिंपल से मैं बताऊं आपको, तो रेजिस्टेंस क्या होता है तो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। किसका रुकावट? करंट का फ्लो होने में जो रुकावट होती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज, जो क्या करता है? अपोज मतलब कि रोकता है। विच अपोज, विरोध करता है। ठीक है, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये मतलब कह सकते हो कि करंट का दुश्मन है। ये करंट को फ्लो होने से रोकता है ये। ठीक है, तो जिस वायर में अगर हम कह दें कि रेजिस्टेंस ज्यादा है, वहां पर समझ लेना कि वहां पर करंट कम फ्लो होगा। ठीक है, तो मैं अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल में बताऊं, तो जो आपका कॉपर का जो वायर होता है, कॉपर का जो वायर होता है, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी कि कम होगी, ये बताओ। या फिर अगर बात करें हम एल्यूमिनियम, हम दो वायर देखते हैं, कॉपर के वायर और एल्यूमिनियम के वायर। तो इन दोनों वायर में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो कॉपर की वायर अच्छी मानी जाती है, इसका मतलब क्या है कि कॉपर का वायर जो होता है वो इजिली करंट को अपने अंदर अच्छे से फ्लो होने देता है, एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है इसको। कंडक्टर तो दोनों ही है, दोनों मेटल है, लेकिन कॉपर की वायर में क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। इस कारण से क्या होता है? इसके अंदर करंट ज्यादा होता है, करंट ज्यादा फ्लो होता है, अच्छे से फ्लो होता है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर कॉपर वायर यूज किया जाता है मोस्टली जगह पर। एल्यूमिनियम के वायर को क्यों ज्यादा यूज नहीं करते? ये करते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? कॉपर के वायर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इसी कारण से रेजिस्टेंस कम होता है उसका। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो, रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, V अपॉन में I। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक मैंने डायरेक्शन ऑफ ओम्स लॉ करवाया था, वहां पर मैंने रिलेशन निकाला था वहां पर रेजिस्टेंस का। तो वहां पर जो आपका फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? ml अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये भी रेजिस्टेंस है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, बेसिक आपने पढ़ा हुआ था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये था। तो यहाँ पर जो वोल्ट है ये करंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी यूनिट निकालेंगे, क्योंकि हमसे डेफिनेशन पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है। यूनिट एक नंबर में आएगा तो आप यहाँ पर लिख करके आओगे ये सब चीजें। ठीक है, एक या दो नंबर में तो यूनिट लिखोगे। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट हो गई। और स्टूडेंट्स एक और यूनिट होती है जो बेसिक यूनिट होती है इसकी, वो होती है ओम। ये 10th क्लास में पढ़ रखा हुआ। ठीक है, ये सब 10th क्लास का है, ज्यादा मैं इसमें बताने का वो नहीं है। अब बात करेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला की। ठीक है, जो इसमें देखो दोनों यूनिट लिख सकते हो, लेकिन ये सबसे फेमस यूनिट है, पता है। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका क्या फॉर्मूला आएगा? डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये वोल्ट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, अपॉन में एम्पियर। एम्पियर का डायमेंशन फॉर्मूला ए होगा, तो ये ए ऊपर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस वन। तो आर क्या हो जाएगा आपके पास? आर हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया आपका आर का, रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, या कह सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पर हम सिंपल इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। सिंपली ये मेन फॉर्मूला है जो हमने डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ से हमने किया था, कि आर में आप देख सकते हो कि लेंथ, अगर हम इसको लेंथ को और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को देखें, एरिया जो है, जैसे मान के चलो ये वायर है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये जो वायर है, वायर जो होती है वो ऐसी ही होती है, यहाँ से सिलिंड्रिकल होती है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको, ये जो सर्कुलर होता है यहाँ पर, इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो यहाँ पर किस किस पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, दिख रहा होगा, और इनवर्सली है किसके, एरिया के, इनवर्सली है किसके, एरिया के। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ऑन कंबाइनिंग, कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एल अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक है, अभी डिटेल से समझेंगे क्या मतलब है इसका। अभी इसको प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इसको आ जाएगा रो, यहाँ पर रो साइन आ जाएगा, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, ग्रीक वर्ड है रो। ये जो रो है इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर कि लेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब इसको आप ना प्रैक्टिकली समझो कैसे। अगर किसी वायर की लेंथ मतलब कि बहुत ज्यादा लंबी है तो वहां पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ तो मतलब क्या है, अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी बहुत, मतलब रुकावट बहुत ज्यादा होगी करंट में, तो मतलब कि वहां करंट जो होगा वो आई करंट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसलिए जो लंबी वायर होगी और अगर आप उसमें सप्लाई कर रहे हो करंट, तो उसमें आपको अगर बल्ब जला रहे हो उस लंबी वायर से, तो वो क्या होगा, वो बहुत आपको धीमा उसमें बल्ब जलेगा, बहुत डिम लाइट आएगी उसमें। ठीक है, तो इसी कारण से जब लेंथ बढ़ जाती है ना वायर की, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, वायर की जब लेंथ बढ़ जाती है वहां रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कारण से करंट डिक्रीज हो जाता है, ये चीज समझ गए। अब इसमें देखो ये करंट, ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपका ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा मतलब ये छोटा होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। देखो मैं समझाता हूं आपको। अगर हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है, कम कर दिया, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये कम करोगे तो ये बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कैसे इसको एग्जांपल से कैसे समझोगे, अगर हमने किसी, मान के चलो कोई पतली वायर है, कोई पतली वायर है, ठीक है, मैं यहां बना के दिखाता हूं, और यहां पर एक मोटी वायर है, तो करंट किस में ज्यादा फ्लो होगा बताओ, करंट किस में ज्यादा फ्लो होगा, बताना जरा। तो स्टूडेंट्स करंट किस में ज्यादा फ्लो होगा, इसमें ज्यादा फ्लो होगा करंट। क्यों ज्यादा फ्लो होगा, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं ज्यादा कर दूं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होगी वो इजीली आसानी से हो पाएगी। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आसानी से हो पाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन होने से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर पाएंगे, तो जो रुकावट जो आएगी इनके बीच में फ्लो होने के बीच में वो कम होएगा। तो रुकावट का मतलब क्या बात कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो इजिली फ्लो हो पाएगा, तो इजिली फ्लो होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि करंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, कब, जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं। तो इसी कारण से जो एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि जो आपका इंडस्ट्रीज होती हैं, जो रेलवे ट्रैक्स और रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां पर जो बड़े बड़े, जहां पर ज्यादा करंट की जरूरत होती है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वहां पर मोटे मोटे वायर होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करंट होता है, वहां पर 25,000 30,000 वोल्टेज, रेलवे ट्रैक्स में आपने पढ़ा भी होगा, वहां पर लिखा होता है कि 25,000 वोल्टेज का आपका वहां पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, समझ में। तो वहां पर क्या होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहां पर ज्यादा तक, क्या कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अच्छे से हो पाए, मतलब कि वहां पर करंट ज्यादा फ्लो हो पाए। ठीक है, इसलिए वहां पर पतले पतले वायर्स नहीं होते। पतले पतले वायर्स कहाँ होते हैं, हमारे घरों में होते हैं, जहां पर 220 से 240 वोल्टेज की सप्लाई होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर जितनी जरूरत होती है, इसलिए वहां पर पतले पतले वायर होंगे, जहां पर ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा, ज्यादा करंट चाहिए होगा, वहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है वायर का। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, आप नोट्स बनाना तो अच्छे से बनाना। ठीक है, मैं तो लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो रेजिस्टेंस है
रेजिस्टेंस ऑल्सो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और इसके अलावा और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर क्या है। अगर हम बात करें कंडक्टर है अगर, तो कंडक्टर और इंसुलेटर है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, कंडक्टर और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सोचो करंट कम किस में होगा, तो करंट कम किस में होगा, इंसुलेटर में, करंट तो इसमें इंसुलेटर में होता ही नहीं है बहुत, है ना, तो कम ही होता है, अगर होगा भी तो बहुत कम, बहुत 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 कम। तो करंट कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो अगर मैं रेजिस्टेंस कम ज्यादा की बात करूं तो आप करंट को सोच लिया करो, करंट करंट कम या ज्यादा, तो करंट इसमें कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्टर में करंट ज्यादा होगा, आई ज्यादा होगा, और आर क्या होगा, कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, ये भी अच्छा टॉपिक है कि आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑन रेजिस्टेंस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर और डिक्रीज द टेम्परेचर। तो आप बताओगे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लेना नोट्स बना करके कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो मैं बताता हूँ। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, मतलब क्या है, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, तो मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट को फ्लो होने में डिफिकल्टी होगी फिर। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये है स्टूडेंट्स कि जब गर्मियों के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, पता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी कम आती है गर्मियों के टाइम में, वो क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी या तो कम आती है या फिर डिम लाइट आती है। ठीक है, तो वो इस कारण से होता है, इस कारण से नहीं होता कि ज्यादा लोड हो जाता है, ज्यादा टीवी चलता है, ज्यादा पंखा चलता है, ज्यादा फ्रिज चलते हैं, ज्यादा एसी चलते हैं, इस कारण से नहीं होता। मोस्टली जो कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी कम आने का, इलेक्ट्रिसिटी की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है गर्मियों के टाइम में, क्यों होती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो वहां पर वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मूव कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इनके अंदर जो कोलिजन होगा बहुत तेज होगा, बहुत ज्यादा होगा, कोलिजन बहुत तेज तेज होगा, और इस कारण से यहाँ पर हीट जनरेट हो जाएगी। हीट जनरेट होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, वायर मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट, पिघल जाएगी वायर। इस कारण से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी होता है गर्मियों के टाइम पे, ज्यादा फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, इस कारण से सुना भी होगा आपने। तो इस कारण से जो गर्मियों के टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कम होती है, जब लाइट जो जलती है वो कभी कभी धीमी जलती है। ठीक है, तो वोल्टेज का भी उस टाइम वहां प्रॉब्लम होती है गर्मियों के टाइम में, तो यही कारण होता है मेन, वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती लगती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसलिए हीट वहां पर होने लगता है, हीट जनरेट हो जाता है अंदर वायर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए वहां पर वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। ठीक है, तो यही कारण होता है। तो शॉर्ट सर्किट का भी कारण यही होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, फ्यूज का उड़ना, जो भी आप कह सकते हो, समझे। तो अब हम बात करते हैं रजिस्टिविटी के बारे में, यहाँ तक ये समझ लेना, ध्यान से इनको समझ लेना, नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, हम बात करेंगे रजिस्टिविटी के बारे में। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे रजिस्टिविटी के बारे में। तो रजिस्टिविटी को आप पहले डिफाइन कैसे करोगे, आपका जो फॉर्मूला होता है रजिस्टिविटी का वो क्या होता है, पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो एल अपॉन ए, यहाँ पर रो क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है। तो यहाँ पर हम रो की फॉर्मूला अगर निकालना चाहें तो आर इंटू में ए अपॉन में एल हो जाएगा, है ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा रो का यहाँ से। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम 1 मीटर स्क्वायर ले लें, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, और लेंथ जो है आपकी उसको हम 1 मीटर ले लें। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर देंगे कि इट इज डिफाइन एज द व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is 1 meter square and length is 1 meter, then resistivity is equal to resistance। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1, तो जो आपका रो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा, है ना।
फिर ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे। तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के भी बराबर होगी। कब? जब ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर ये R इज इक्वल टू, अगर हम इसको क्या मान ले, रो मान ले, तो ये है L वन में A। तो यहां से देख सकते हो ना कि ये फॉर्मूला बन रहा है। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जो रो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में जो रो होता है वो क्या होता है, एन ई स्क्वायर टाउ। ये टाउ कौन सा है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो एक्चुअल में जो रेजिस्टिविटी जो होता है, रो जो है आपकी, वो क्या है, ये है। ठीक है, ये भी है और ये भी है। ये हमने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से निकाला है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला था उसको हमने यहाँ से निकाला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप दोनों समझ लेना, दोनों। तो यहाँ पर देखो, ये तो डिफाइन करने के लिए आप ये यूज करोगे, लेकिन एक्चुअल में जो रेजिस्टिविटी को आप समझोगे वो यहाँ से समझोगे कि रेजिस्टिविटी को आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है? या लेंथ तो है ही नहीं। क्या ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पे? तो एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर में भी डिपेंड नहीं करेगा, कि यहाँ पर एरिया भी नहीं है। समझ में आया? तो एक चीज समझ में आ गई ना कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूला जो एक्चुअल जो है रेजिस्टिविटी का वो ये है। ये हमने क्यों यूज किया, ये तो डेफिनेशन के लिए यूज किया, लेकिन एक्चुअल जो फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का यहां से निकाला जो हमने, वो ये है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती लेंथ पे और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इस चीज को हम यहां पर लिखेंगे कि एज वी नो, हमें क्या पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, ये होता है। तो यहां से जो आपका ये होता है, ये चीज ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो आर इसको टू हमें पता है क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। रो ऐसे बनाना, मिटा देता हूं इसको, रो एल ए। तो यहां पर आपका रो कंपेयर, अगर कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग, जो रो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब देखो यहां पर आप देख सकते हो कि लिख लेना यहां पर कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका? एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट के बारे में। हम आगे बात करेंगे ये किस पे डिपेंड करता है। पहले इसकी यूनिट देख लो, डायमेंशन फॉर्मूला देख लो। यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी यूनिट निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला ये वाला यूज करना पड़ेगा, आर इक्वल टू जो रो एल अपॉन ए है। तो यहां से रो की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आर ए अपॉन एल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे रो इक्वल टू में आर ए अपॉन में एल। तो यहाँ पर हम रेजिस्टिविटी की हम यूनिट निकालेंगे। आर की रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है ना। और एरिया की यूनिट क्या होगी, मल्टीप्लाई में मीटर स्क्वायर अपॉन में लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओम मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो यूनिट होगी रेजिस्टिविटी की, तो वो क्या होगी, ओम इंटू में मल्टीप्लाई में मीटर। ठीक है, ऐसे लिखो। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला हम आर का देखेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला आर का क्या था स्टूडेंट, एम, यहाँ पर ऐसे करना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ये था रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया था, मैंने बताया था वो ये है ना। अपॉन में लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एल रहेगा, और एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, इनटू में एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां पर। अगर ये एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा पहले तो यहां पर। अगर एल वन बचा एल टू बचा तो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो रेजिस्टिविटी हेडिंग डाल के पहले यहां से लिखना सारा यहां तक,
फिर उसके बाद रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखना है, ऐसे या कैसे भी लिख लो आपको जैसे सुटेबल लगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। तो हमें ये पता चल गया किस पे डिपेंड नहीं करता, ये तो पता चल गया किस पे नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर पे। तो किस पे डिपेंड करता है ये कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये नोट डाल के लिख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एक लाइन है ये आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का। तो आप क्या बताओगे कि इसमें भी सेम वही होता है, इसमें भी जैसे रेजिस्टेंस में बढ़ा था इसमें भी बढ़ेगा, वैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी देखा है ना आर किसके बराबर था, रो के बराबर था, ठीक है। तो और ये किस पे डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल। तो मैं आपको बताऊं कि कॉपर, सिल्वर, नहीं ऐसे, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये दोनों में ही क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता है, इसको बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, फिर इसके बाद इसको माना जाता है, फिर इसके बाद इसको माना जाता है। मतलब क्या है कि सिल्वर में बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब बेस्ट कंडक्टर होने का मतलब क्या है कि इसके में अच्छे से इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेजिस्टिविटी भी बहुत कम होती है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं एक दूसरे पे, नेचर का अगर हम बात करें तो दोनों में नेचर डिपेंड करता है, नेचर में रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है नेचर पे और रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर पे। तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी और आपका रेजिस्टिविटी भी कम होगी, लेकिन जो करंट होगा वो ज्यादा होता है। मतलब कि आपने देखा है कभी सिल्वर का वायर, तो स्टूडेंट्स सिल्वर का वायर हम यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि सिल्वर का वायर क्या होता है, कॉस्टली होता है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होने के, वैसे तो सिल्वर के वायर बहुत बेस्ट कंडक्टर होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है उसकी, लेकिन वो कॉस्टली होने के कारण हम उसको यूज नहीं करते इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। तो उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, कॉपर, जो अच्छा भी हो और थोड़ा सस्ता भी हो, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टिविटी भी कम होती है और इसकी रेजिस्टेंस भी कम होता है, लेकिन करंट इसमें भी अच्छे से फ्लो होता है, ये भी बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इसलिए एल्यूमिनियम का इससे भी कम होता है, ठीक है। मतलब सबसे अच्छा ये, फिर ये, सबसे अच्छा ये, फिर ये, फिर ये एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये कॉस्टली होने के कारण इसको यूज नहीं करते, लेकिन ये बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होने के कारण इसके अंदर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है इसके अंदर, लेकिन कॉपर, इसकी जगह पे हम कॉपर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं। फिर अगर हम बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी उसमें, ज्यादा होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी जो होगी इन दोनों के बीच में होगी, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, मीडियम में होंगे, ये सभी मीडियम में होंगे, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में मीडियम में होंगे, ठीक है। और एलॉय की बात करें, एलॉय क्या होते हैं, एलॉयज, एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज वो होते हैं जो 2 या 3 मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। इसको आपने पढ़ा भी होगा, आपने इसमें पढ़ा, मिश्र धातु पढ़ा होगा हिंदी में, ठीक है। तो मिक्स मिक्स करके बनाते हैं 2 या 3 मेटल्स को। तो स्टूडेंट्स जो एलॉयज होते हैं कौन कौन से होंगे, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन होता है जो किस किस से मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस में निकिल, ठीक है। और जो आपका होता है एक और मैंगनीन होता है, मैंगनीन, ये एलॉय का नाम है, ठीक है, याद रखना, दोनों ये इंपॉर्टेंट एलॉय हैं, पूछा भी जा सकता है आपसे। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन, तो यहाँ पर इसका ये किस किस मेटल से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है कॉपर। अब सेमीकंडक्टर कौन कौन से होंगे, सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, मैं पूरा नाम लिख देता हूं यहाँ पर, सिलिकॉन प्लस में जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन को SI से शो करते हैं, प्लस में जर्मेनियम को GE से शो करते हैं,
ठीक है, ये चीज मैंने बता दी, याद रखना। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे कि सेमीकंडक्टर का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एलॉयज के नाम बताओ, क्या बताओगे? कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीन किस किस से मिलकर बने होते हैं, मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये सब मैंने बताया आपको आज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पूरा डिटेल से। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में, है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर हम मिलेंगे अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।